सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी आपको? जो इस प्रकार से अपन ने अर्थ बनाई थी ना, तो इस लाइन को क्या नाम दिया था अपन ने? इक्वेटर। क्या नाम दिया था? इक्वेटर। 0 डिग्री पे था नहीं? उसके ऊपर 23.5 पे अपन ने क्या बनाया था? यहाँ पर, यहाँ पे लिखा था अपने कैंकर। क्या लिखा था? कैंकर। और 23.5 नीचे की तरफ बनाया था अपन ने क्या? कैप्रिकॉर्न। इसको तो क्या बोलते हैं अपन? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य। इसको कर्क रेखा। और इसको क्या बोलते हैं अपन? मकर रेखा। ये अपन ने नाम दे दिया था इसको। फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, ये इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं अपन? यहाँ से यहाँ तक को, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। फिर उसके बाद में ये वाला रीजन कौन सा देखने को मिलता है आपको? 66.5 वाला। इसको बोलते हैं अपन टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। ये टेम्परेट है। और उसके बाद में पोल्स। ऊपर की तरफ क्या है? यहाँ पे पोल्स हैं। ये वाले कौन से पोल हैं? नॉर्थ वाले। और ये वाले साउथ वाले पोल हैं। नाम क्या दिया था इसका, पता है क्या आपको? यहाँ पे क्या नाम बताया था मैंने? आर्कटिक। क्या नाम बताया था? आर्कटिक। और यहाँ वाले का एन आर्कटिक, ना अंटार्कटिक नाम बताया था आपको। फिर मैंने बताया था यहाँ पर इस जगह पे, इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई मिलेगी ना, डाइवर्सिटी भी क्या मिलेगी? ज्यादा। टेम्परेचर भी क्या मिलने वाला है? ज्यादा मिलने वाला है। और प्रेसिपिटेशन रेन भी क्या मिलेगी आपको? ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गई क्या बात? जैसे जैसे आप इक्वेटर से किधर जाओगे, पोल की तरफ, तो आपको बायोसिटी डिक्रीज देखने को मिलेगी, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और रेन भी क्या होगी? कम देखने को मिलेगी। ये पढ़ने पढ़ लिया था। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ रूल्स, जो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं ना इकोलॉजी के। एक तो अपन बेसिक रूल पढ़ने वाले हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? ये आगे बार बार ये चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले अपन कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं? अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वेरियस रूल इन इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे क्या दिए गए हैं? रूल्स दिए गए हैं। उसका पता अपन को होना चाहिए। समझ आ गया? तो पहला वाला रूल्स कौन सा है? बर्जमान का। कौन सा है? बर्जमान। समझ में आ गया ना? यहां से मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? बर्जमान रूल है। ये बर्जमान रूल किसके बारे में बताता है? एनिमल की जो बॉडी साइज है, जो एनिमल की बॉडी साइज किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? बॉडी साइज कैसे मिलेगी? लार्ज मिलेगी। इक्वेटर से किधर तरफ जाएंगे? पोल्स की तरफ। तो इक्वेटर पे तो आपको बॉडी साइज कैसे मिलने वाली है? स्मॉल। इक्वेटर पे कैसे मिलेगी? स्मॉल मिलेगी। जबकि इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाओगे तो पोल्स पे आपको कैसे मिलेगी? लार्ज। जैसे कि आपने एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल पोलर बियर। समझ में आएगी क्या बात? तो वहां पर क्या होता है? एनिमल्स की बॉडी साइज क्या होने वाली है? लार्ज होने वाली है। कहां पर? पोल्स के ऊपर। और इक्वेटर पर? समझ में आ गई? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ये कैसा होता है? इक्वेटर टू पोल्स कैसा होने वाला है? लो होने वाला है। कैसा है? ऐसा लेंगे ना, इक्वेटर से पोल की तरफ तो क्या होगा? लो होगा। क्या होगा? लो। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होती है? कम होती है। वैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होने वाले हैं? कम होने वाला है। क्या होने वाला है? कम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो इधर, जैसे किसी एनिमल की ये 1 यूनिट बॉडी साइज है, ये कितनी है? 2 यूनिट। ये कितनी है? 4 यूनिट।
ये फॉर्मूला दे रखा है बॉडी साइज का, ये तो क्या है सरफेस, सरफेस का तो क्या दे रखा है स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या दे रखा है क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। ये किसका है सरफेस वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है। तो 1 यूनिट बॉडी साइज है किसी एनिमल की, यहाँ पर कितनी है 2 यूनिट है, और यहाँ पर कितनी है 4 यूनिट है। अब फॉर्मूले को यूज करो आप, 1 यूनिट बॉडी साइज है तो एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एक का क्या हो जाएगा क्यूब, तो कितना आएगा एक ही आएगा, कितना आएगा एक। किसी ऑर्गन की बॉडी साइज कितनी यूनिट है, सपोज करो 2 यूनिट है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो 2 की पावर 2 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगी ना, और 2 की पावर क्यूब, तो इसको निकालोगे तो कितना आएगा 0.5। फिर किसी एनिमल की जो बॉडी साइज है कितनी यूनिट है 4 है, तो इस फॉर्मूले से निकालोगे तो 0.5 आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। किसके लिए है ये बॉडी साइज के लिए है ना, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के लिए है। तो देखो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना आया 0.5, यहाँ पे कितना आया 0.25। तो बॉडी साइज क्या हो रही है कम हो रही है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पर कितने हैं 0.25 है। तो इक्वेटर से पोज की तरफ बढ़ेंगे तो बॉडी साइज क्या होने वाली है कम होने वाली है, क्या होने वाली है कम होने वाली है। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इक्वेटर पे क्या होगा ज़्यादा होगा, और जो आपके पोल्स है वहाँ पे क्या होगा कम होगा। समझ में आ गया, ये किसकी बात चल रही है, ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो 2 आपको ये फीचर याद रखने हैं। सबसे पहले तो कौन सा वाला रूल पढ़ रहे हैं अपन, बर्जमान रूल। बर्जमान रूल किसके बारे में बताता है, एनिमल की बॉडी साइज किस प्रकार की होने वाली है। तो इक्वेटर पे तो कैसे होगी, इक्वेटर पे आपकी बॉडी साइज कैसे होने वाली है स्मॉल होने वाली है, जबकि पोल्स पे लार्ज होने वाली है। पोल्स पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनकी बॉडी साइज कैसी होगी लार्ज होगी। और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कैसा होगा इक्वेटर के ऊपर हाई होता है, पोल्स के ऊपर कैसा होता है लो होता है। दोनों याद हो गए क्या आपको, ये बर्जमान रूल के बारे में, किसके बारे में है बर्जमान रूल के बारे में। दूसरा रूल कौन सा है एलन रूल, कौन सा है एलन रूल। एलन रूल किसके बारे में बताता है बॉडी अपेंडेजेस के बारे में, किसके बारे में बॉडी अपेंडेजेस के बारे में या एक्सट्रीमिटीज के बारे में बताता है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, जो बाहर की तरफ निकले हुए ऑर्गन होते हैं ना उनके बारे में, जैसे कि हाथ निकले हुए हैं बाहर की तरफ है ना, और बर्ड्स में क्या निकले हुए हैं फेदर्स वगैरह निकले हुए होते हैं, निकले होते हैं ना। फिश के अंदर क्या होते हैं फिन्स वगैरह निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ, तो वो सब के सब क्या होते हैं एक्सट्रीमिटीज। क्या होती हैं एक्सट्रीमिटी, जो बाहर की तरफ निकले हुए ऑर्गन ना उनको क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज। ये बॉडी अपेंडेजेस के बारे में, अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग, क्या होता है उपांग। तो जो आपका एलन्स रूल है वो किसके बारे में बताता है, पहले तो ये पता होना चाहिए किसके बारे में बताता है बॉडी अपेंडेजेस या एक्सट्रीमिटीज के बारे में बताता है। जो बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए ऑर्गन्स होते हैं ना उनके बारे में बताता है, जैसे कि टेल हो गई, लिम्ब वगैरह हो गया, और ईयर पिन्ना जो होते हैं ना वो उनके बारे में बताता है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो इक्वेटर पर आपको जो बॉडी अपेंडेजेस हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं लार्ज, कैसे देखने को मिलेंगे लार्ज। और पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपको बॉडी अपेंडेजेस कैसे देखने को मिलते हैं स्मॉल। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्मॉल साइज के आपको क्या मिलेंगे बॉडी अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। और ये किसने बताया है एलन्स ने। तो बर्जमान ने तो किसके बारे में बताया था बॉडी साइज, एनिमल बॉडी साइज के बारे में, और एलन ने किसके बारे में बताया है बॉडी अपेंडेजेस के बारे में। समझ में आ गया। तीसरा रूल अपना कौन सा है रिचार्ड का, किसका है रिचार्ड का, रिचर्ड हेसे रूल। रिचर्ड हेसे रूल किसके बारे में बताता है हार्ट के बारे में, किसके बारे में बताता है हार्ट के बारे में। देखो यहाँ पे एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है, समझ में आ गई क्या बात। रिचर्ड हेसे रूल किसके बारे में बताता है हार्ट के साइज के बारे में बताता है। ये बोलता है जो इक्वेटर होते हैं वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हार्ट की साइज क्या होती है स्मॉल होती है, जबकि पोल्स पे जो एनिमल रहते हैं या जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी हार्ट साइज कैसी होती है लार्ज, मतलब हार्ट कैसा मिलेगा बड़ा मिलेगा, जबकि इक्वेटर पर रहने वालों का छोटा मिलेगा, स्मॉल साइज का मिलेगा हार्ट देखने को मिलता है। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया है रिचर्ड हेसे रूल से। ये समझ में आ गई क्या बात। तो पोल्स पे आपको हार्ट साइज क्या मिलेगा
बड़ा, जबकि इक्वेटर पर स्मॉल हार्ट साइज देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। चौथा रूल कौन सा है? जॉर्डन का। कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन किसके बारे में बताता है? फिश के बारे में। किसके बारे में बताता है? फिश के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और फिश में भी किसके बारे में? स्केल्स के बारे में। जो स्केल्स होते हैं ना, सल्क बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सल्क। और नंबर ऑफ वर्टिब्री। किसके बारे में? नंबर ऑफ वर्टिब्री। तो आपको पूछेगा बताओ स्केल और नंबर ऑफ वर्टिब्री के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो क्या बताओगे? जॉर्डन ने। किसने बताया था? जॉर्डन ने। जॉर्डन ने बताया कि जो इक्वेटर है वहां पर आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ स्केल क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कम। और कैसे मिलेंगे? थिन, पतले मिलेंगे। स्केल मिलेंगे कम और कैसे मिलेंगे? पतले मिलेंगे। जबकि पोल्स के ऊपर स्केल की संख्या क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। और कैसे मिलेंगे? थिक। समझ आ गया। इक्वेटर पे कैसे मिलेंगे? थिन मिलेंगे। और आपके स्केल्स के नंबर क्या होंगे? कम। जबकि आप पोल्स की तरफ जाओगे तो स्केल के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और कैसे होगा? ठीक होगा। नंबर ऑफ वर्टिब्री, कशेरुकाएं बोलते हैं ना इनको। क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं। तो नंबर ऑफ वर्टिब्री इक्वेटर पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म पे कम होंगी, जबकि पोल्स पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म पे ज्यादा होंगी। समझ में आ गई। तो अपन ने कितने रूल पढ़े हैं? 4। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? बर्जमान का। किसके बारे में बताता है? एनिमल बॉडी साइज के बारे में बताता है। इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाओगे तो बॉडी साइज क्या होगी? हाई होगी ना। और वॉल्यूम, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कैसा होगा? लो होगा। कैसा होगा? लो। फिर दूसरा रूल पढ़ा अपन ने एलन के बारे में। एलन किसके बारे में बताता है? बॉडी अपेंडेजेज या एक्सट्रीमिटीज के बारे में बताता है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपको क्या होगा? बॉडी अपेंडेजेज क्या होंगे? स्मॉल साइज के होंगे। फिर तीसरा किसका रूल है? रिचर्ड्स का। किसका है? रिचर्ड्स हेसे का रूल है। ये किसके बारे में बताता है? हार्ट साइज की। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो हार्ट साइज क्या होगा? लार्ज होगा, बढ़ने वाला है। और चौथा रूल कौन सा है? जॉर्डन का। ये स्केल्स के बारे में और नंबर ऑफ वर्टिब्री के बारे में बताता है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ वर्टिब्री बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ स्केल बढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? 4 रूल हो गए। 5वां रूल देखते हैं अपन। 5वां रूल किसका है? ग्लोगर का। किसका है? ग्लोगर। ग्लोगर किसके बारे में बताता है? बॉडी पिगमेंटेशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? बॉडी पिगमेंटेशन के बारे में। तो पिगमेंटेशन जहां पे आए तो किसका नाम आएगा? ग्लोगर रूल्स का। किसका आएगा? ग्लोगर का। ग्लोगर ये बोलता है जो इक्वेटर पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं? डार्क पिगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? डार्क पिगमेंटेड होते हैं। समझ में आ गई क्या? जबकि जो पोल्स पे रहते हैं वो लाइट पिगमेंटेड हैं। कैसे होते हैं? लाइट पिगमेंटेड। क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है? लाइट नहीं, यहाँ पर क्या होगा? लाइट आएगी ना अच्छे तरीके से। इक्वेटर पे क्या आएगी? इक्वल तरीके से लाइट आने वाली है। तो कैसे होगा? डार्क पिगमेंटेशन होने वाले हैं। और पोल्स के ऊपर लाइट नहीं आती है तो कैसे होने वाले हैं? लाइट पिगमेंटेशन होने वाले हैं। समझ में आ गई ना। तो ये तो आप आइडिया लगा लोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ग्लोगर ने किसके बारे में बताया है? किसके बारे में बताया है? बॉडी पिगमेंटेशन के बारे में बताया है। फिर अगला वाला कौन सा रूल है? जोर्डू का। किसका है? जोर्डू। जोर्डू क्या बताता है? टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में बताता है। किसके बारे में? टेम्परेचर वेरिएशन इन्फ्लुएंस एनिमल बॉडी मॉर्फोलॉजी। ये बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है ना, वो प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। किसको? एनिमल की बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी होती है ना उसको। तो एनिमल बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किससे प्रभावित होती है? टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या होती है? प्रभावित। तो जहां पर मॉर्फोलॉजी लिखा हुआ जाए ना, इसका मतलब किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है किसकी? जोर्डू की। किसकी बात चल रही है? जोर्डू की। समझ आ गई क्या बात? तो जोर्डू ने किसके बारे में बताया है? मॉर्फोलॉजी के बारे में, कि जो एनिमल की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस हो सकती है। अगला वाला रूल कौन सा है? कोप्स का। कौन सा है? कोप्स का। कोप्स किसके बारे में बताता है? इवोल्यूशन। ये क्या बोलता है कोप्स? देखो, ऑर्गेनिज्म बॉडी साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। कब? कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये बोलता है कि जो इवोल्यूशन के दौरान, कोर्स ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन के दौरान जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज है वो क्या होने वाली है? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। इवोल्यूशन के दौरान एनिमल की जो बॉडी साइज होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इवोल्यूशन का नाम आ गया ना।
तो जहाँ पर एवोल्यूशन का नाम आ जाता है वो उसका बात किसकी बात चल रही है, वो कॉप्स की। समझ में आ गई क्या बात। मॉर्फोलॉजी की बात चलेगी तो जॉर्डू की बात चलेगी, बॉडी अपेंडेजेस की बात चलेगी तो एलन की बात चलेगी, हेड साइज की बात चलेगी तो रिचर्ड हेसे की बात चलने वाली है, और एनिमल बॉडी साइज की बात चलेगी तो बर्जमान की बात चलने वाली है। समझ आ गई क्या बात आपको। अगला है रेंचो रूल। कौन सा है, रेंचो। रेंचो किसके बारे में बताता है, बर्ड्स की विंग्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, जो बर्ड्स की विंग्स होती है ना उनके बारे में बोलता है। ये बोलता है कि जो कोल्ड एनवायरमेंट में जो बर्ड्स होती हैं, कौन सा एनवायरमेंट में, कोल्ड एनवायरमेंट में, उनमें जो विंग्स है वो कैसे होती हैं, पॉइंटेड। कैसे होती हैं, पॉइंटेड। और कैसे होती हैं, नैरो। कैसे होती हैं, नैरो। इस प्रकार की होती है, पॉइंटेड है ना, इस प्रकार से आपको दिख रहा है ये पॉइंटेड। समझ आ गई क्या। तो कोल्ड एनवायरमेंट में रहने वाले जो बर्ड्स हैं उनकी विंग्स कैसी होती हैं, पॉइंटेड होंगी, और कैसे होंगी, नैरो। नैरो यानी सक्रिय होती है ना। जबकि जो वार्म एनवायरमेंट है, गर्म वातावरण में रहने वालों पर कैसे होंगी, ब्लंट एंड होती हैं। कैसे होती हैं, ब्लंट एंड। इस प्रकार की होती हैं। समझ आ गई क्या, ब्लंट एंड होती है और कैसी होती हैं, ब्रॉड विंग होती हैं। कैसी होती हैं, तो कोल्ड के लिए तो क्या नाम आएगा, पॉइंटेड, और वार्म के लिए क्या आएगा, ब्लंटेड। तो जो विंग्स के बारे में कौन बताता है आपका, रेंचो। कौन बताता है, रेंचो। कितने रूल हो गए, 8 रूल हो गए ना। अब कौन सा है, लेविक रोल। कौन सा है, लेविक। ये लेविक किसके बारे में बताता है, सोइल न्यूट्रिएंट के बारे में बताता है। किसके बारे में, सोइल के अंदर जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट है ना उनके बारे में कौन बताता है, लेविक। क्या बोलता है, ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट। जो कोई भी प्लांट है उसकी क्या, किसकी बात कर रहा है, ये ग्रोथ की बात कर रहा है। विल बी अफेक्टेड ड्यू टू न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की वजह से क्या हो सकता है, कोई भी प्लांट की ग्रोथ क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। ये तो आपको पता है, यदि प्लांट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा ना। ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट विल बी गेट अफेक्टेड ड्यू टू न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की वजह से क्या हो सकता है, किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। ये न्यूट्रिएंट आपका कैसा होगा, लिमिटेड अमाउंट के अंदर जब प्रेजेंट होगा तब की बात है। इसे अपन क्या बोलते हैं, लोप मिनिमम। क्या बोलते हैं, लोप मिनिमम। तो इसको याद रखना कि लोप मिनिमम किसके द्वारा दिया गया है, लिबिक के द्वारा। किसके द्वारा, लिबिक के द्वारा दिया गया है। अगला वाला है कौन सा वाला, ब्लेकमान का। किसका है, ब्लेकमान। ब्लेकमान किसके बारे में बताता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में बताता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब फोटोसिंथेसिस की रेट देखो किस किस पे डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लोरोफिल के बिना काम नहीं चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसके अलावा सनलाइट भी चाहिए, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए, और इसके अलावा वाटर भी चाहिए। ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कोई एक फैक्टर निकाल दो आप, कोई सा भी एक फैक्टर निकाल दो तो क्या होगा बताओ। इफ एनी फैक्टर प्रेजेंट इन लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट। यदि जितनी इनकी जरूरत है उससे यदि इनके अमाउंट क्या हो, कम हो, तो क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। अब आप इनमें से क्लोरोफिल को कम कर दो तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। क्लोरोफिल को हटा दो आप तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। CO2 के अमाउंट कम कर दो तो फोटोसिंथेसिस की रेट पे अफेक्ट पड़ेगा। CO2 को हटाओगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इनमें से किसी को भी हटाओगे आप तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली है। और किसी का अमाउंट कम कर दोगे तो वो क्या कहलाता है, फिर वो फैक्टर, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। कौन सा कहलाता है, लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। तो ये 10 रूल हैं। कौन से हैं, 10 रूल। सबसे पहले कौन सा पढ़ा अपन ने, बर्जमान। बर्जमान किसके बारे में बताता है, एनिमल की जो बॉडी साइज है उसके बारे में बताता है। दूसरा कौन सा पढ़ा, एलन रूल। एलन रूल किसके बारे में बताता है, बॉडी अपेंडेजेज या एक्सट्रीमिटीज के बारे में बताता है। तीसरा हेड साइज के बारे में किसके कौन बताता है, रिचर्ड हेसे। कौन बताता है, रिचर्ड हेसे बताता है। फिर अगला जॉर्डू रूल किसके बारे में बताता है, जॉर्डू
रेंचो रूल किसके बारे में बताता है? रेंचो तो बर्ड की विंग के बारे में बताता ना, विंग्स के बारे में बताता है कौन? जोडू। उसके बाद में ये क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया क्या? पीछे चलो वापस। देखो रेंचो किसके बारे में बताता है? बर्ड्स की विंग के बारे में बताता है। कॉप्स जहां पर नाम आ जाए, किसकी बात चल रही है? कॉप्स की। कॉप्स किसके बारे में बताता है? एवोल्यूशन के बारे में बताता है। तो कॉप्स नाम आ जाए वहां पर किसकी बात चलेगी? एवोल्यूशन की। जोडू आ जाए तो मॉर्फोलॉजी की बात चल रही है। किसकी बात चलती है? मॉर्फोलॉजी। जोडू किसके बारे में बताता है? एनिमल की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताता है। ग्लोगर किसके बारे में बताता है? पिगमेंट के बारे में। किसके बारे में? पिगमेंट के बारे में बताता है। उसके पहले जॉर्डन किसके बारे में बताता है? फिश के बारे में, है ना। जॉर्डन किसके बारे में बताता है? फिश के बारे में। और हेसे वाला बता ही दिया आपको, हर्ट साइज के बारे में बताता है। एलन रूल बॉडी अपेंडेजेस के बारे में बताता है। 10 रूल याद हो गए क्या? देखो पहला रूल कौन सा है? बर्जमान। बर्जमान किसके बारे में बताता है? एनिमल बॉडी साइज के बारे में बताता है। दूसरा है एलन। एलन किसके बारे में बताता है? बॉडी एक्सट्रीमिटीज के बारे में बताता है। तीसरा वाला कौन सा है? रिचर्ड हेसे। किसके बारे में बताता है? हार्ट साइज के बारे में बताएगा। चौथा है कौन सा? जॉर्डन। जॉर्डन किसके बारे में बताता है? आपके फिश के बारे में, स्केल के बारे में बताता है। नंबर ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में बताता है। कौन आपका? जॉर्डन। फिर अगला आता है कौन सा आपका? ग्लोगर। ग्लोगर किसके बारे में बताता है? पिगमेंटेशन के बारे में बताएगा। अगला है कौन सा? जोडू। जॉर्डन तो किसके बारे में बता रहा है? फिश के बारे में। और जोडू किसके बारे में बताता है? मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जॉर्डन और जोडू। तो जॉर्डन तो क्या? फिश। और जोडू मॉर्फोलॉजी के बारे में। कॉप्स इवोल्यूशन के बारे में। रेंचो किसके बारे में बताता है? विंग्स के बारे में, बर्ड्स विंग्स के बारे में बताता है। फिर लिबिग तो क्या बताता है? न्यूट्रिएंट के बारे में। और ब्लैकमैन किसके बारे में बताता है? फोटोसिंथेसिस के बारे में बताता है। समझ में आ गया क्या? ये यहाँ पर ऐसे मिलाने वाला क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। इधर आपको वैज्ञानिक दे देगा, इधर आपको देगा कि बताओ किस किस के बारे में किसने बताया था। समझ में आ गया? तो फिर आपको मिलाना पड़ेगा। ये आपके रूल्स हैं। अब क्या पढ़ना है अपन को? कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? कुछ टर्मिनोलॉजी। 10 रूल याद हो गई क्या आपको? हो गए? अब पढ़ेंगे वेरियस टर्म इन इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी आती हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया ना? हर बार क्वेश्चन आते हैं। पहला कौन सा है? ओट इकोलॉजी। एक एक चीज को समझ के चलना है, जहां पे समझ में नहीं आया बता देना मेरे को। समझ में आ गया? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ओट इकोलॉजी की। ओट का क्या मतलब होता है? ओट का मतलब होता है सिंगल की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? सिंगल। अब चाहे वो स्पीसीज की बात करें, चाहे वो पॉपुलेशन की बात करें, और चाहे वो किसी इंडिविजुअल की बात करें। ओट का मतलब क्या है? सिंगल। ओट इकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एनी वन स्पीसीज। किसकी बात कर रहा है? वन स्पीसीज इन इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट। कोई एक स्पीसीज है, उस एक स्पीसीज की किसके साथ में स्टडी करेंगे? सराउंडिंग के साथ में स्टडी करेंगे। जैसे कि सपोज करो ये आपके पास में एक प्लांट है। क्या है? प्लांट। ये प्लांट है और इस प्लांट की अपन क्या करेंगे? स्टडी। ये अकेला ही तो है, तो ये क्या है? वन स्पीसीज है, अकेला है। इसकी क्या करने वाले हैं अपन? स्टडी करने वाले हैं। किसके साथ में? सराउंडिंग एनवायरनमेंट के। तो ये इसका आसपास का क्या है बताओ? ये एनवायरनमेंट है। क्या है? एनवायरनमेंट। तो इस इंडिविजुअल की, इस स्पीसीज की इस एनवायरनमेंट के साथ में स्टडी करना है, क्या कहलाता है? ओट इकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओट इकोलॉजी। समझ में आ गई क्या बात? ओट इकोलॉजी का मतलब, पहले तो ओट का मतलब समझो। ओट का मतलब क्या होता है? सिंगल की बात चल रही है। यदि सिंगल इंडिविजुअल की अपने एनवायरनमेंट के साथ में स्टडी करना है तो अपन क्या करेंगे? ओट इकोलॉजी। क्या करेंगे? ओट इकोलॉजी। समझ में आ गई क्या बात? पहली परिभाषा समझ में आ गई? सिंगल होनी चाहिए, लेकिन ओट का मतलब ही क्या है? सिंगल होनी चाहिए। समझ में आ गई क्या? यदि सिंगल इंडिविजुअल का अपन क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के साथ में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ओट इकोलॉजी। लेकिन याद क्या रखना है? सिंगल की चल रही है। किसकी बात चल रही है? सिंगल की बात चल रही है। ओट का मतलब समझ में आ गया? दूसरा कौन सा है?
सिन इकोलॉजी। क्या है? सिन। सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होगा? मल्टीपल। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है? डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं। कैसी हैं? अलग अलग प्रकार की क्या है? स्पीसीज हैं। अब आप अलग अलग प्रकार की स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ में क्या करना चाहते हो? अध्ययन करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सीन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? सीन इकोलॉजी। तो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ये ग्रुप को क्या नाम देते हैं अपन? डिफरेंट टाइप, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। कल बताया था ना आपको कम्युनिटी क्या होती है। कल अपन ने पढ़ा था सबसे पहले इंडिविजुअल के बारे में, सिंगल की बात चल रही थी। उसके बाद में पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन में क्या होती है? सेम स्पीसीज जो आती हैं, सेम स्पीसीज का ग्रुप होता है। उसके बाद में कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, डिफरेंट टाइप की उसमें क्या होती हैं? स्पीसीज मिलेंगी। तो यही तो है स्टडी किसकी करेंगे? स्टडी किसके करने वाले हैं? कम्युनिटी। और कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? तो सिन इकोलॉजी का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं और उनका अपन क्या करेंगे? एनवायरनमेंट के साथ में क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं। इसको बोलते हैं अपन क्या? सिन इकोलॉजी। तो ओट का मतलब सिंगल और सिन का मतलब मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई क्या बात? जहां पर ऐसे लिखा हो जाए ओट इकोलॉजी तो समझ जाना कि सिंगल की बात कर रहा है। जहां पर लिखा हो जाए सिन इकोलॉजी तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है? मल्टीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की बात कर रहा है, मतलब कम्युनिटी की बात कर रहा है। तीसरा होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या होता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसके बारे में आपको एक बात याद रखना है। ये क्या बताता है? ये मेजर करता है, ये मापन करेगा। किसका मापन करेगा? ह्यूमन इम्पैक्ट। ये ह्यूमन का इम्पैक्ट कितना पड़ा है किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इस एनवायरनमेंट के ऊपर अपना इम्पैक्ट कितना पड़ा है, इसको मेजर करने के लिए क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। समझ में आ गई क्या बात? क्या बताया है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में? ये किसका मापन करता है? ये ह्यूमन इम्पैक्ट को मापता है। जो ह्यूमन ने इम्पैक्ट किया है ना किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको क्या करता है? ये मापने का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको दर्शाएगा? अमाउंट ऑफ लैंड। और किसको दर्शाएगा? वहां पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज की। नीड टू सस्टेन और लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली है, जो अपनी जीवन शैली है ना, लाइफ स्टाइल, उसमें जो अमाउंट किसका है? लैंड का है। और अपन उसमें से कितना रिसोर्सेज प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है। तो दो बातें आपको याद रखना है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के अंदर। पहली बात तो क्या रखना है? ये किसको मेजर करता है? एनवायरनमेंट में ह्यूमन का इंपैक्ट कितना है। समझ में आ गया ना? और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? अपनी लाइफ स्टाइल को। किसको? लाइफ स्टाइल को, कि अपन ने कितने अमाउंट के अंदर लैंड को यूज किया है और रिसोर्सेज को यूज किया है। रिसोर्सेज का हम लोग जानते हो ना, अपन खाते पीते हैं ना, रिसोर्सेज, उनकी बात कर रहा है। समझ में आ गई क्या? ये तीसरा रूल, सॉरी तीसरी इकोलॉजिकल टर्म किसकी है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। क्या नाम है इसका? इकोफेन। क्या नाम है? इकोफेन। या इसको बोलते हैं इकेड्स। क्या बोलते हैं? इकेड्स। याद कर लेना इसको आपस से। क्या बोलते हैं? इकोफिन, या इसको क्या बोलते हैं? इकेड्स। किसकी बात करेगा यहाँ पर? ये सेम स्पीसीज की बात करेगा। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल स्पीसीज लिखी हुई आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैसी स्पीसीज आएगी? सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज विथ, देखो यहाँ पर लिख रहेगा किसकी बात कर रहा है? ये सेम स्पीसीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेम स्पीसीज की, विथ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इसके पास में क्या होगी? डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगी। स्पीसीज क्या है? सेम है, लेकिन मॉर्फोलॉजी क्या होगी? डिफरेंट। बट हैविंग नो जेनेटिक डिफरेंस। ये जो तीनों के मैंने अंडरलाइन किया ना लाइनों के, यहां से कई बार क्वेश्चन आ गया है। स्पीसीज कैसी रहेगी? सेम रहेगी। डिफरेंस किस में रहेगा? मॉर्फोलॉजी के अंदर रहेगा। और जेनेटिक वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा। अब इस लाइन को समझते हैं इसके द्वारा। सपोज करिए कोई फ्रूट है, आपने कोई फ्रूट निकाला, उसके अंदर ये क्या है? सीड्स हैं। अब फ्रूट के अंदर आपको पता है बहुत सारे सीड्स मिलेंगे आपको। अब आपने क्या किया? दो सीड लिए,
ये फर्स्ट वाला सीड है, ये क्या है, सेकंड वाला सीड है। इस एक सीड को तो आपने कहाँ पे ग्रो करवाया है, गार्डन के अंदर। आपके पास में गार्डन है, वहां पे ले जाकर क्या कर दिया, इस सीड को क्या कर दिया आपने, ग्रो करवा दिया, उगा दिया। ठीक है, एक को आपने कहाँ पे फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया। खाते खाते आ रहे तो सीड को अपने कहाँ पे फेंक दिया, रोड के ऊपर फेंक दिया। तो एक सीड को तो कहाँ पे उगाया अपन ने, गार्डन में उगाया है, और एक सीड को अपन ने कहाँ फेंका है, रोड के ऊपर फेंक दिया। समझ में आ गई क्या? अपन ने जो गार्डन के अंदर उगाया था इस सीड्स को, तो इसकी अपन देखभाल करेंगे अच्छी तरीके से, जो भी इसको न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए वो देंगे अपन। समझ में आ गई क्या बात? या ये गार्डन के अंदर ऑटोमेटिक भी उग सकता है, क्योंकि गार्डन के अंदर अपन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहले से रखते हैं। तो सपोज करो ये देखो कैसा हो गया ये ट्री, लॉन्ग ट्री हो गया। कैसा हो गया, लॉन्ग ट्री। समझ में आ गई क्या बात? इस पे आपने मेहनत की है। दूसरा आपने कहाँ फेंका, रोड के ऊपर। तो इसको वहां पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे क्या, मिलेंगे तो बहुत कम अमाउंट के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये कैसा रह जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। गार्डन में कैसा होगा, बड़ा ट्री। रोड के ऊपर कैसा होगा, शॉर्ट ट्री, क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिले होंगे। अब ये स्पीसीज कैसी हैं, ये दोनों स्पीसीज कैसी थी बताओ, सेम ही तो थी। कैसी थी ये, सेम स्पीसीज, ठीक ही नहीं थी। एक ही तो फ्रूट था आपके पास में, उसी के तो बीज थे। इसका मतलब दोनों के दोनों कैसी थी, ये सेम स्पीसीज थी। ये वाला सीड भी और ये वाला सीड भी। नो जेनेटिक डिफरेंस, इनके अंदर कोई जेनेटिक डिफरेंस है क्या, जेनेटिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनके अंदर मॉर्फोलॉजी देखो, एक तो क्या है, छोटा है, एक क्या है, बड़ा है। तो मॉर्फोलॉजी कैसी है, डिफरेंट है। तीनों बात समझ में आ गई क्या? स्पीसीज कैसी है, सेम है। जिसके अंदर क्या होगा, मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिफरेंट। एक तो बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन इनके अंदर क्या नहीं है, कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं है। एक ही फ्रूट के तो है ये, तो जेनेटिक डिफरेंस नहीं है। ये जो मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफरेंस आया है, यहाँ पे बड़ा बना है, यहाँ पे छोटा बना है, ये मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस कहाँ से आया है, एनवायरमेंट से। क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट अलग था गार्डन का, और यहाँ का जो रोड का एनवायरमेंट था वो क्या था, अलग था। तो एनवायरमेंट की वजह से तो है, क्योंकि जेनेटिकली तो कैसे थे ये, सेम ही तो है, एक ही फ्रूट के थे दोनों के दोनों। लेकिन किसका फर्क पड़ा है, एनवायरमेंट का। एक को आपने गार्डन के अंदर उगाया, एक को आपने रोड के ऊपर थ्रो कर दिया, फेंक दिया है। तो रीजन क्या है मॉर्फोलॉजी अलग अलग होने के लिए, एनवायरमेंट। कौन है, एनवायरमेंट। तो ये जेनेटिकली कैसे हैं, सेम है, लेकिन फिनोटाइपिकली कैसे हैं, बाहर से कैसे दिख रहे हैं आपको, अलग अलग। समझ आ गया? जेनेटिकली कैसे हैं, सेम, लेकिन फिनोटाइपिकली कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। ये क्या करो आप, द डिफरेंस आर रिवर्सिबल। ये जो आपके डिफरेंस दिख रहे हैं ना आपको, मॉर्फोलॉजी अलग अलग दिख रही है, ये क्या हो सकती हैं, रिवर्सिबल हो सकती हैं। रिवर्सिबल कैसे, यदि आप एनवायरमेंट चेंज कर दो, आप क्या कर दो, एनवायरमेंट चेंज कर दो, तो क्या हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। आप इस चीज को उठाकर कहाँ पे ले आओ, गार्डन में ले आओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब इसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये जो आपका इकोफिन होता है, इकेट्स होता है, ये कैसा होता है, एक प्रकार से रिवर्सिबल होता है। कैसे होता है, रिवर्सिबल। यदि आप एनवायरमेंट को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगी, प्रोसेस पूरी रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, और इस एक लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। स्पीशीज रहेगी आपकी सेम, जेनेटिक डिफरेंस नहीं होंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफरेंस होंगे। और कैसे होते हैं मैंने आपको समझा दिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या नाम दिया है आपने, इकोफिन या इकेट्स। समझ में आ गया इकेट्स के बारे में। और ये कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, रिवर्सिबल। यदि आप एनवायरमेंट को चेंज करोगे तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ये वाला उधर जा सकता है, इधर वाला यहाँ पे आ सकता है। समझ में आ गया? आगे आगे कौन सा टर्म आ रहा है, इको स्पीशीज। कौन सा आ रहा है, इको स्पीशीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, इकोटाइप। क्या बोलते हैं इसको, इकोटाइप। या इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल रेस। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल रेस बोलते हैं। ये भी किसकी बात करेगा, सेम स्पीशीज की। तो इकोफिन भी किसकी बात कर रहा है, सेम स्पीशीज की। और ये इकोलॉजिकल रेस भी किसकी बात कर रहा है, सेम स्पीशीज। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, वहां पे भी सेम स्पीशीज की बात चल रही थी, और यहाँ पे भी। वहां पर भी क्या थी,
मॉर्फोलॉजिकल क्या था, डिफरेंस था, यहाँ पर भी मॉर्फोलॉजिकल क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ड्यू टू डिफरेंस इन जीनोटाइप या जेनेटिक डिफरेंस। ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, जेनेटिक डिफरेंस की वजह से। इकोफिन के अंदर जेनेटिक डिफरेंस नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको इकोलॉजिकल रेस के अंदर या इकोटाइप के अंदर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर सेम स्पीसीज होंगी, मॉर्फोलॉजी भी बदलेगी और जेनेटिक वेरिएशन भी बदलेंगे, समझा गया। जेनेटिक डिफरेंस भी आने वाले हैं। सेम टू सेम वही एक्सपेरिमेंट है। यह आपने फ्रूट लिया है, इस फ्रूट के अंदर क्या है, सीड्स हैं बहुत सारे। आपने एक सीड लिया है और इसको कहाँ पे उगाया है, गार्डन के अंदर। और आपने दूसरा सीड लिया, उसको माउंटेन में आपने लगा दिया है, पहाड़ों पे ले जाकर लगा दिया आपने। लेकिन ये आपने जो उगाए हैं सीड्स, ग्रो करवाए ना आपने, अब इनको क्या करवाना है, मल्टीपल जनरेशन तक क्या करवाना है, ग्रो करवाना है। आपको क्या करवाना है, 5, 7, 10 जनरेशन तक क्या करवाना है, आपको ग्रो करवाना है। इसको भी वैसे ही करवाना है। ये मैं एक जनरेशन की बात नहीं कर रहा, समझे ना। एक बार आपने ये उगाया पेड़, उसके बाद में इसमें वापस से क्या आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, उसमें क्या आएंगे, सीड्स। फिर उसको वापस कहाँ पे उगाया, गार्डन के अंदर, समझे ना। फिर क्या होगा, ट्री बनेगा, फिर क्या आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, फिर क्या होंगे, सीड्स वगैरह आएंगे। फिर उन सीड्स को गया तो कितनी बार ग्रो करवाया, लगभग आपने 5 से 10 बार क्या करवा दिया, ग्रो करवाया। 5 से 10 जनरेशन का आपने टाइम लिया है, तो मल्टीपल क्या हुआ, जनरेशन करवाया। इधर भी सेम टू सेम ऐसे ही करवाएंगे आप, समझ आ गई ना। तो बहुत सारी जनरेशन के बाद में आपने क्या देखा, ये जो आपका देखो ये ट्री दिख रहा है ना, इसके ऊपर कौन सा फ्लावर आ रहा है, रेड। कौन सा आ रहा है, रेड। अब आप कोई सा बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कौन सा फ्लावर आया है, रेड। और उधर देखो आप, कौन सा फ्लावर आया है, ब्लू। ये कब आएगा, मल्टीपल जनरेशन में ग्रो करवाने के बाद में। ऐसे नहीं कि आपने लेके आए और एक जनरेशन के अंदर ही आपको रेड मिल गया, दूसरे इधर क्या मिल गया आपको, ब्लू मिल गया, ऐसे नहीं होगा। बहुत बार क्या करवाओगे, मल्टीपल जनरेशन तक क्या कराओगे, ग्रो करवाओगे, तो अब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एक प्लांट है उसके ऊपर अलग प्रकार का क्या आ रहा है, फ्लावर। और जो दूसरा प्लांट आपने उगाया था कहाँ पर, माउंटेन के ऊपर, वहां पर दूसरे प्रकार का क्या आ रहा है, फ्लावर आ रहा है। समझ में आ गई क्या बात आपको। अब देखो स्पीसीज कैसी थी, सेम स्पीसीज थी अपनी। इसके अंदर क्या आ रहा है, जेनेटिक डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, जेनेटिक डिफरेंस। जीन से चेंज हो गए हैं। ये जीन्स क्या कर रहा है, रेड फ्लावर को क्या कर प्रमोट करेगा, यहाँ वाला जीन्स क्या करेगा, ब्लू फ्लावर को करेगा। तो जेनेटिक डिफरेंस किसकी वजह से आए हैं, एनवायरनमेंट की वजह से। ये वाला गार्डन के अंदर है, ये वाला कहाँ है, आपके माउंटेन्स के अंदर है। तो एनवायरनमेंट की वजह से क्या आए हैं, जेनेटिक डिफरेंस आ गए हैं। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी क्या है, डिफरेंट हो गई है। समझ आ गई क्या बात। मॉर्फोलॉजी डिफरेंस प्रेजेंट ड्यू टू अडाप्टेशन। और ये मॉर्फोलॉजी कहाँ से आई है, अडाप्टेशन। यहाँ वाला जो प्लांट है वो अलग प्रकार से अडाप्ट हुआ होगा, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, अलग। और अडाप्टेशन भी कैसे होंगे, अलग होंगे। यहाँ वाला जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, वो उसका एनवायरनमेंट भी अलग होगा और वो अडाप्टेशन भी अलग तरीके से करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो अलग तरीके की है माउंटेन्स के ऊपर, और यहाँ पर जो गार्डन है वहां पर कंडीशन क्या है, अलग तरीके की है। समझ आ गई क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीसीज सेम है, जेनेटिक डिफरेंस भी देखने को मिलेगा और मॉर्फोलॉजी के अंदर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। और ये जो आपका कौन सा वाला इको स्पीसीज है, ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल टाइप का है। अभी आप एनवायरनमेंट को चेंज करोगे तो ये क्या नहीं होने वाले हैं, रिवर्सिबल नहीं होने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज नहीं होंगी, ये क्या नहीं होने वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, अब अडाप्टेशन कर लिया। क्या कर लिया है, अडाप्टेशन। समझ आ गई ना। इनके जीन के अंदर क्या हो गया, अब चेंजमेंट हो गया, डिफरेंस आ गया है, वेरिएशन आ गया है। तो अब एनवायरनमेंट चेंज करोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गई क्या, दोनों में समझ में आ गई क्या बात आपको। एक तो इकोफिन के अंदर और इकेट्स के अंदर। इकोफिन में क्या होता है, सेम स्पीसीज है, जेनेटिक डिफरेंस नहीं मिलेंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मिलेंगे एनवायरनमेंट की वजह से। और वहां पर जो चेंजमेंट होगा वो कैसा होता है, रिवर्सिबल। कैसा होगा, रिवर्सिबल। इकोफिन में क्या होगा, स्पीसीज क्या रहेगी, सेम। मॉर्फोलॉजी में भी डिफरेंस मिलेगा और आपको जेनेटिक डिफरेंस भी देखने को मिलेगा।
और इस प्रकार के चेंजमेंट कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। दोनों कंडीशन समझ में आ गई क्या? किसी कंफ्यूजन है? अभी तो नहीं होगा, फिर बाद में 2 दिन बाद में होगा। ट्यूशन करेंगे ना, तब पता नहीं लगेगा सर इकोफिन की बात चल रही है या फिर इकेट्स की बात चल रही है या फिर किसकी बात चल रही है। सर इकोफिन की बात चल रही है या इको स्पीसीज की बात चल रही है। मैं पूछूंगा इकोलॉजिकल रेस आपने पढ़ी है क्या कहीं पे? तो आप ऐसे बोलोगे सर पढ़ी ही नहीं हमने तो, है ना। फिर मैं ऐसे बोलूँगा जो रूल पढ़ा है क्या आपने? सर पता नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखा रखी है ना, ये यहाँ से नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट से, ये वाली लाइन से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपको चेंज करके देगा कि डिफरेंस स्पीसीज है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज कर देगा और सेम टू सेम लाइन लिख देगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सेम लिखेगा और यहाँ पे भी सेम लिखेगा और यहाँ पे डिफरेंट कर देगा। समझ में आ गई क्या बात? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सेम स्पीसीज है या डिफरेंट स्पीसीज है, जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ गई क्या बात? अब अगला कौन, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने। जैसे कि ये देखो, इसका एग्जाम्पल क्या बता रखा है? अफ्रीकन ह्यूमन और इंडियन ह्यूमन। अपन सब कहाँ से आए हैं? अपना ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से तो हुआ है। तो अफ्रीका से माइग्रेट करके अपन कहाँ पे आए हैं? अलग अलग जगह पे गए हैं ना। तो अभी भी अफ्रीका में वहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? ह्यूमन पाए जा रहे हैं और अलग अलग देशों में पाए जा रहे हैं। माइग्रेशन अभी भी चल रहा है ना ह्यूमंस का। अभी भी अपन क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। तो अफ्रीकी ह्यूमन जहाँ पे उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था, और जो अलग हैं, जैसे अपन इंडिया में रह रहे हैं, तो अपने में उनमें देखो कितना फर्क है कि नहीं है? जेनेटिक डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया है? और मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो गई है। अब अपन क्या रिवर्सिबल हो सकते हैं क्या? उनकी तरह जा सकते हैं क्या वापस? नहीं हो सकते, क्योंकि अपन क्या हो गया है? जीन के अंदर क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया है, जेनेटिक डिफरेंस आ गया है। क्यों? मल्टीपल जनरेशन तक क्या हुए हैं? क्रॉस हुआ होगा, तभी होगा ना ये। तो मल्टीपल जनरेशन के बाद में क्या आया होगा? जेनेटिक वेरिएशन आया होगा। जेनेटिक वेरिएशन जल्दी से नहीं आता है। समझ में आ गई बात? अब अगला कौन सा है? अगला है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। ये किसके बारे में बात करता है? ये किसके बारे में बात करेगा? ये अबाउट 2 डिफरेंट स्पीसीज। अभी किसकी बात करेगा? 2 अलग अलग प्रकार की स्पीसीज के बारे में बात करेगा। अभी जो पढ़ रहे थे वो तो सेम स्पीसीज की बात चल रही थी, अभी अलग अलग स्पीसीज की बात चलने वाली है। डिफरेंट स्पीसीज विद सिमिलर इकोलॉजिकल रोल। स्पीसीज दोनों कैसी हैं? अलग अलग है। कैसी हैं? अलग अलग। 2 अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन रोल उनका कैसा है? सेम है। कैसा है? सेम। एक स्पीसीज अलग है, दूसरी स्पीसीज अलग है, और उनका दोनों का क्या है? काम कैसा है? एक समान है। कैसे है? समझो। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है साइनोबैक्टीरिया का। किसका लिया है? साइनोबैक्टीरिया का। और एक लिया है मैंने किसका? हिबिस्कस। हिबिस्कस को क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? हिबिस्कस गुड़हल। क्या नाम होता है इसका? साइंटिफिक नेम क्या होता है? बताओ। क्या होता है? 12वीं क्लास के अंदर प्रैक्टिकल नहीं किया क्या आपने? 12th के अंदर कॉपी तो भरी होगी ना, ठीक पता होगा। कॉपी क्या होगा? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ऐसा नाम सुना है क्या आपने? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ऐसे कुछ नाम नहीं सुना? हिबिस्कस सुना है? देखो, ये साइनोबैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया तो है, देखो नाम ही क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया। हिबिस्कस क्या है? प्लांट है। क्या है? हिबिस्कस क्या है? प्लांट। मतलब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? और ये क्लासिफिकेशन आता है आपका? आपको क्लासिफिकेशन आता है क्या? नहीं आता है। ये बैक्टीरिया है ना, और ये क्या है? ये प्लांट है। अलग अलग स्पीसीज है ये, सेम स्पीसीज थोड़ी ना है। तो क्या बात कर रहा है ये? डिफरेंट स्पीसीज की बात करेगा। तो ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है।
साइनोबैक्टीरिया, ये क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस, खुद का खाना बना सकता है खुद से। और ये तो है प्लांट, तो ये भी क्या है? ये भी खाना बना सकता है। इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? प्रोड्यूसर है। कैसे हैं? कैसे हैं? प्रोड्यूसर। दोनों कैसे हैं? प्रोड्यूसर। दो अलग अलग आपके पास में स्पीसीज हैं, लेकिन काम दोनों का क्या है? सेम है। दोनों के दोनों कैसे हैं? प्रोड्यूसर हैं। दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। समझ में आएगी? ये वाली लाइन समझ में आ गई क्या? दो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं, लेकिन इकोलॉजी के अंदर क्या है इनका रोल? सेम है। कैसा है? सेम। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, डॉल्फिन्स और शार्क। डॉल्फिन क्या होता है? किससे बिलोंग करता है डॉल्फिन? मैमल्स है क्या डॉल्फिन? और शार्क क्या है? फिश है। शार्क फिश है क्या? कंफर्म? और डॉल्फिन? डॉल्फिन क्या होती है? मैमल्स होती है ना। दोनों के दोनों कैसे हैं? कंज्यूमर्स हैं। कैसे हैं? कंज्यूमर्स हैं। तो दोनों का इकोलॉजिकल रोल कैसा है? सेम है। तो इसको नाम क्या दिया है? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। इकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है इनका रोल? क्या है? सेम है, लेकिन स्पीसीज कैसी हैं? डिफरेंट डिफरेंट। समझ में आ गया क्या इसका मतलब क्या होता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट का मतलब? समझ में आ गया? ये एक वाली एक लाइन है, आपको याद रखनी है। फिर देखो, अगला टर्म आता है जिसका नाम क्या है? गिल्ड। क्या बोलते हैं इसको? गिल्ड। यहां से आया हुआ क्वेश्चन, समझ में आ गया? गिल्ड का, गिल्ड का नाम क्या है? देखो गिल्ड के बारे में क्या बता रखा है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये क्या है? डिफरेंट स्पीसीज के क्या है? ग्रुप है। सेम स्पीसीज नहीं लिखा है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है। डिफरेंट स्पीसीज के क्या है? ये ग्रुप है। तो गिल्ड का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप। ये क्या करते हैं? सेम फूड रिसोर्सेज यूज करते हैं। क्या करेंगे? सेम फूड रिसोर्सेज क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। यूटिलाइज करते हैं क्या? डिफरेंट रिसोर्सेज इन सेम वे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, ये क्या यूटिलाइज करते हैं? डिफरेंट रिसोर्सेज इन सेम वे। एक ही वे के अंदर क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज के यूज करते हैं। और ऊपर वाली लाइन क्या बोल रहा है? सेम फूड रिसोर्सेज यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, बर्ड्स है और बी है और बेट है। ये क्या काम करती हैं? ये फ्लोवर होता है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं? मकरंद वगैरह होते हैं ना, उनको सक करने का काम करती हैं। ये पता है क्या आपको? तो बर्ड्स भी काम करती है वहां पर, बीक भी काम करती है और बेट्स भी काम करती है। अब ये तो क्या करेगी? रात में काम करेगी। ये ये दोनों क्या काम करें? ये डे के अंदर काम करेंगी। काम इनका क्या है? मकरंद का है। क्या करेंगी? मकरंद लाने का काम करती है ना। ये अलग टाइम पे करेगी काम, ये अलग टाइम पे करेगी, और ये अलग टाइम पे करेगी। रिसोर्सेज कैसा है? एक ही वो फ्लावर ही तो है। रिसोर्सेज क्या है? सेम है, लेकिन तरीका क्या है इनका? वे भी क्या है? अरे वे भी क्या है इनका? सेम है। रिसोर्सेज भी क्या है? सेम है, लेकिन क्या है? यूज करने का तरीका क्या है? अलग अलग। टाइमिंग क्या है इनका? अलग अलग है। ये दिन में करती होंगी और ये क्या करती होगी? रात में करती होंगी। तो ये बोल रहा है सेम फोर रिसोर्सेज को क्या करती हैं? ये यूज करती हैं। और भी आपको याद हो एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं है। तो गिल्ड का मतलब आपको दो चीजों से समझना है। एक तो क्या है, ये दो तीनों के तीनों स्पीशीज अलग अलग हैं, अलग अलग है ना। तो क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज हैं, उनके ग्रुप हैं, वो क्या काम करते हैं? सेम फूड रिसोर्सेज को क्या करते हैं? यूज करते हैं, लेकिन टाइमिंग क्या होती है? अलग अलग। क्या होती है? अलग अलग। गिल्ड का मतलब समझ आ गया क्या आपको? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्या है? हैबिटेट। ये तो पता है आपको हैबिटेट क्या होता है? नाम सुना है क्या आपने? बहुत बार नाम सुना होगा। क्लियर नहीं हो रहा?
चलो आगे देखते हैं। अब कौन से बात कर रहे हैं? हैबिटेट। किसकी बात करेंगे? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास। क्या होता है? आवास। हैबिटाट भी बोलते हैं इसको। एन एरिया वेयर ऑल द बेसिक नीड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट्स गेट फुलफिल्ड। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जहां पर रहता है, जहां पर उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसको क्या नाम दे दिया गया है? हैबिटाट। क्या नाम दिया गया है? हैबिटाट। समझ में आ गया क्या? क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा एरिया जहां पर जो बेसिक नीड है वो क्या हो, किसी ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए, तो उसको क्या नाम दे दिया गया है? हैबिटाट। बोलो, समझ में आ गया? कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बेसिक नीड है उसको आप क्या कर दो? फुलफिल कर दो, तो वो एरिया क्या कहलाता है? उसका हैबिटाट कहलाता है। क्या कहलाता है? हैबिटाट। समझ में आ गई क्या बात? अगला क्या है? इकोलॉजिकल निश। कभी इसको निके बोलते हैं, कभी इसको निकेत बोलते हैं, कभी निश बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब जैसे आपको इच्छा हो वैसे बोलो, चाहे निके बोलो, चाहे निकेत बोलो, चाहे निकेतन बोलो, चाहे निश बोलो। तो ये इकोलॉजिकल निश है। निश का मतलब क्या होता है? ए पर्टिकुलर स्पेस। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी निश के बारे में ना। निश के अलग अलग प्रकार के टाइप होते हैं ना। ए पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाइड द ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसको क्या मिल गया है? कोई पर्टिकुलर क्या मिल गया है? स्पेस मिल गया है। कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या मिल गया है? स्पेस। टू प्ले इट्स फंक्शनल रोल। जहां पर वो क्या कर सके? अपना फंक्शनल रोल प्ले कर सके इन एनी इकोसिस्टम। तो ऐसा कोई भी इकोसिस्टम जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म को ऐसा स्पेस मिल गया हो, पर्टिकुलर स्पेस, जहां पर वो क्या कर सके? अपना फंक्शन कर सके, तो उसको क्या नाम दिया गया है? निश। समझेंगे ना? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेस, ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह जहां पर आप अपना क्या कर सको? फंक्शन कर सको, तो उसको क्या नाम दे दिया गया है? निश। जैसे आपके आपके घर है, उस घर में आपका पर्टिकुलर रूम होगा जहाँ पे आप फंक्शन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, कोई भी एक्टिविटी, तो वो क्या हो गया? आपका निश हो गया। क्या हो गया है? निश हो गया। समझ में आ गया ना? वहां पर आप अपना क्या कर सकते हो? फंक्शनल रोल प्ले कर सकते हो। और जो पूरा का पूरा जो आपका होम है वो क्या हो गया है? इकोसिस्टम। क्या हो गया है? इकोसिस्टम। तो उस इकोसिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं? पूरा इकोसिस्टम आपका होम हो गया। उस इकोसिस्टम के अंदर आपका जो आपका पर्सनल रूम है वो क्या हो गया? आपका निश हो गया। क्या हो गया है? निश। जहां पर आप क्या कर सके? फंक्शनल रोल प्ले कर सके। तो आपने वो स्पेस प्राप्त कर लिया ना। तो आपके द्वारा कोई भी स्पेस प्राप्त किया गया है जहां पर आप क्या कर सके? अपना फंक्शन कर सके। क्या करेंगे? फंक्शन कर सके। उसको क्या बोलते हैं? निश। क्या बोलते हैं? निश। समझ में आ गई? बस निश की बात समझ में आ गई आपको? अगला वाला कौन सा है? एल इफेक्ट। क्या बोलता है? एल इफेक्ट क्या बोलता है? देखो, ये किसकी बात कर रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की। जब क्या हो? लो पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या हो? रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाए। कहां पे आ जाए? रिप्लेसमेंट लेवल पे। देखो क्या बोल रहे हैं, ये किसके बारे में बताता है? पहले तो ये देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जब लो पॉपुलेशन डेंसिटी तक आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? रिप्लेसमेंट लेवल। जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है ना, वो क्या हो जाता है? और भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किससे नीचे नहीं आनी चाहिए? पॉपुलेशन डेंसिटी जो लो है उससे भी नीचे नहीं आनी चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है? एक्सटेंशन हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? एक्सटेंशन का मतलब क्या हो सकता है? विलुप्त। क्या होता है? विलुप्त। तो ये बोल रहा है कि कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो लो पॉपुलेशन डेंसिटी से नीचे नहीं आनी चाहिए, डिक्रीज नहीं आनी चाहिए। यदि इससे रिप्लेस हो गई है, किससे? लो पॉपुलेशन डेंसिटी से रिप्लेस होकर कहां पे आ गई है? और भी डिक्रीज हो गई है, तो फिर क्या करेगी? ये पोटेंशियली लीड किसको करती है? एक्सटेंशन को लीड करने का काम करती है। समझ में आ गई क्या बात? तो एल क्या बोलता है कि कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो किससे नीचे नहीं आनी चाहिए? लो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्लेस करके वो क्या पे आ जाए? डिक्रीज हो जाएगी।
तो वो किसको कर सकती है, ये विलुप्ति का कारण बन सकती है। तो किसके नीचे नहीं जानी चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी नीचे नहीं जानी चाहिए। क्या, आपकी ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, वो कहाँ नहीं जानी चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्लेस करके यदि उससे डिक्रीज हो गई है, नीचे की तरफ चली गई है, तो क्या हो सकता है, फिर एक्सटिंक्शन हो सकता है, विलुप्ति हो सकती है। समझ आ गया। ये रूल्स किसके बारे में, ये गिल्ड हो गया, ये हैबिटेट हो गया, ये निश हो गया, और ये आपका एले रूल हो गया। एक और है कौन सा वाला, इकोटोन या ट्रांजिशन जोन। यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो इकोटोन या ट्रांजिशन जोन क्या होते हैं। सपोज करो ये आपके पास में कोई एक इकोसिस्टम है, ये आपके पास में कोई दूसरा इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है मैंने कल बता दिया था, आपको बता दिया था ना। ये कोई फर्स्ट इकोसिस्टम किसकी बात कर रहा है, कोई लैंड इकोसिस्टम है, कोई स्थलीय है, कोई स्थल वाला। ये कौन सा है, कोई एक्वेटिक है, कौन सा वाला है, एक्वेटिक। अब जहां पर ये क्या कर रहे, देखो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या है, लैंड वाला इकोसिस्टम है, और ये वाला कौन सा है, एक्वेटिक। ये वाला जोन दिख रहा है क्या आपको, जहां पर लैंड वाला पार्ट भी है और एक्वेटिक वाला पार्ट भी है। ये ओवरलैप कर रहे हैं ना आपस में, ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये इस वाली जगह को ले रहा है और ये एक्वेटिक वाले इस लैंड वाली जगह को ले रहे हैं। तो इस वाला जो ये वाला जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। इस जोन के अंदर इस लैंड वाले के कैरेक्टर भी मिलेंगे और इस एक्वेटिक वाले के कैरेक्टर भी मिलेंगे, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप। इसके कैरेक्टर यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि इसके टेरिटरी भी तो है यहाँ पर, ये यहाँ तक है ना कंप्लीट, और ये आपका एक्वेटिक वाला यहाँ पे है कंप्लीट। तो मतलब ये देखो एक्वेटिक वाला तो यहाँ पे हो गया, तो एक्वेटिक के कैरेक्टर भी इसके अंदर आएंगे, और इधर से कौन सा वाला है, ये लैंड वाला, तो इसके कैरेक्टर भी यहाँ पर आने वाले, मतलब दोनों के क्या आएंगे, यहाँ पर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाला एक्वेटिक किसको ओवरलैप कर रहा है, लैंड वाले को, और लैंड वाला किसको ओवरलैप कर रहा है, एक्वेटिक वाले को। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। ये ओवरलैपिंग जोन हो गया ना, और यहाँ पर हमेशा बायोडाइवर्सिटी क्या मिलती है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि एक्वेटिक वाले भी हैं यहाँ पर और लैंड वाले भी हैं, तो दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे यहाँ पर। तो सपोज करो यहाँ पर कोई पेड़ है, कोई वेजिटेशन है, कोई वनस्पति है, उसमें किसके कैरेक्टर मिलेंगे, एक्वेटिक वाले के कैरेक्टर में मिलेंगे और लैंड वाले के कैरेक्टर में मिलेंगे। तो यहाँ वाली हमेशा डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर क्या हो गए आपस में मिल गए। समझा गया क्या। तो ट्रांजिशन जोन के अंदर बायोडाइवर्सिटी हमेशा क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। क्या बोल रखा है ये, ओवरलैपिंग जोन किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, दो कम्युनिटी के बीच में। ये पहला इकोसिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, तो दो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, हमेशा ट्रांजिशन जोन या ओवरलैपिंग जोन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमेशा डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलेगी। समझ में आ गई क्या बात, ट्रांजिशन जोन समझ में आ गया। अब देखो एक होती है क्या आपकी एज इफेक्ट। एज इफेक्ट किसको बोलते हैं, एक होता है आपका एज इफेक्ट, और एक क्या होती है आपकी एज स्पीसीज। क्या होती है, एज स्पीसीज। यहाँ पर जहां पर कोई एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो, फेवरेबल, एक तो होती है फेवरेबल, एक क्या होती है अनफेवरेबल। जब तक एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल रहेगी तब तक ग्रोथ क्या होगी, अच्छी खासी होगी किसी भी प्लांट वगैरह की, आपको पता है। और जब क्या होती है एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो क्या होता है, फिर ग्रोथ वगैरह नहीं होती, फिर वहां पे लिमिटिंग फैक्टर काम करने लग जाते हैं। आपने कुछ कैरिंग कैपेसिटी वगैरह कुछ नाम सुना होगा, समझ में आ गया क्या। जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो, फेवरेबल हो, और जहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो, ज्यादा हो, स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या हो, ज्यादा, और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हो, फेवरेबल। तो ये दो कंडीशन जहां पे आती है तभी क्या हो जाता है, एज इफेक्ट। क्या होता है, एज इफेक्ट। जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो, फेवरेबल हो, और आपकी स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। अब एक होती है क्या, एज स्पीसीज। एज स्पीसीज का मतलब होता है एक ऐसी यूनिक टाइप की स्पीसीज जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलती है, ट्रांजिशन जोन के अंदर देखने को मिलती है। ये आपने बनाया, यहाँ पर जो स्पीसीज पाई जा रही है वो यहाँ पे मिलेगी क्या, यहाँ पे नहीं मिलेगी, इस ट्रांजिशन जोन के अंदर कुछ मतलब कुछ मॉडिफिकेशन होंगे ना, तो 100% तो नहीं मिलेगी।
मतलब यहाँ पर जो कोई स्पीसीज मिलेगी आपको यहाँ पर, वो यहाँ नहीं मिलेगी, और जो यहाँ पर मिलेगी वो यहाँ नहीं मिलेगी। इन दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ यूनिक प्रकार की क्या मिलेगी, स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो स्पीसीज देखने को मिलेगी आपको ट्रांजिशन जोन के अंदर, वो आपको दोनों इकोसिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, सॉरी, ट्रांजिशन जोन के अंदर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि एज स्पीसीज क्या होती है, एक यूनिक टाइप की स्पीसीज होती है जो किसी लोकल एरिया के अंदर पाई जाती है। समझा गया, हर किसी जगह पे आपको नहीं मिलने वाली है, पर्टिकुलर जगह पे आपको देखने को मिलती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, एज स्पीसीज। अब जैसे कि ये ट्रांजिशन जोन आपने बनाए ना, ये वाले ट्रांजिशन जोन, अब देखो इनके एग्जांपल आपको लिखवा देता हूं मैं एक दो। एक तो कौन सा है, सवाना। सवाना घास का मैदान नाम सुना होगा आपने, है ना। तो सवाना किस किस से मिल गई, ये सवाना क्या होता है, एक प्रकार का ये ट्रांजिशन जोन है। और ये किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो ग्रासलैंड से, और एक ये क्या होता है, फॉरेस्ट। तो एक तरफ तो क्या है, ग्रासलैंड है, और एक तरफ क्या है, फॉरेस्ट। तो सपोज करो ये तो कोई ग्रासलैंड है, और ये कोई क्या है, ये कोई फॉरेस्ट है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन जोन है ना। तो इसको क्या नाम दिया है, सवाना। क्या नाम दिया है, सवाना नाम दिया है। क्या नाम दिया है, सवाना। तो सवाना कैसे बना है, एक तरफ तो क्या है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है, और दूसरी तरफ क्या है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन जोन बना है उसको क्या नाम दे दिया गया है, सवाना। तो सवाना में क्या क्या आएगा, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम आएगा। ऐसे आपने सुना होगा वेटलैंड्स। वेटलैंड्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तरफ तो क्या हो, रिवर हो, और दूसरी तरफ क्या हो, टेरेस्ट्रियल। एक तरफ तो रिवर हो, नदी हो, और दूसरी तरफ क्या हो, आपका स्थल हो, टेरेस्ट्रियल हो, स्थलीय जगह हो। और तो वहां का जो ट्रांजिशन जोन बनता है उसको क्या नाम दे दिया है, वेटलैंड। क्या नाम दिया है, वेटलैंड। एक आपने सुना होगा ईस्चरी। ईस्चरीज नाम सुना होगा आपने। ईस्चरीज कैसे बनती है, एक तरफ तो होता है आपका फ्रेश वाटर, और दूसरी तरफ क्या होता है, मैराइन वाटर। तो एक तरफ फ्रेश वाटर, दूसरी तरफ मैराइन वाटर। तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन जोन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्चरीज। क्या बोलते हैं, ईस्चरीज। समझ में आ गया क्या, ट्रांजिशन जोन का मतलब, तो वहां पर क्या मिलेगी आपको, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और वहीं पे आपको एज स्पीसीज देखने को मिलेंगी। समझ में आ गया इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशन जोन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल निश के बारे में।